हेलो एंड आई वेलकम यू टू विज्ञान रिचार्ज। 6 अगस्त 1945 सुबह के 8:15 पर अमेरिका का बोइंग B-29 सुपर फोर्ट्रेस बॉम्बर हिरोशिमा के ऊपर लिटिल बॉय नाम का एटम बॉम्ब गिराता है और इसके 2 दिन बाद यानी 9 अगस्त 1945 को 11:02 पर नागासाकी के ऊपर फैटमैन नाम का एटम बॉम्ब गिराया जाता है और इन दोनों शहरों की बॉम्बिंग में लगभग 2.5 लाख लोग मर गए थे। लेकिन ये नंबर उस हथियार के सामने कुछ भी नहीं जिसके बारे में मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ, और वो हथियार है मानव शरीर, जिसने 5 करोड़ लोगों की जान ले ली थी। और अगर ये कंट्रोल में नहीं आता तो ये धरती से मनुष्यों का सफाया कर देता। पर कैसे, किसने बनाया था ये हथियार, कैसे चलाया था ये हथियार, कैसे इतने सारे लोग मर गए, बिल्कुल बताऊंगा, सब बताऊंगा। ये मानव इतिहास का सबसे शक्तिशाली हथियार जरूर है, लेकिन सबसे अजीब नहीं, बल्कि हमने जंग के हालातों में इससे भी बहुत अजीब अजीब हथियारों का प्रयोग किया है। उदाहरण के लिए चमगादड़ों की एयरफोर्स यानी बैट एयरफोर्स, चूहों की आर्मी और डॉल्फिन्स की नेवी। ये तो बस वो गिने चुने नाम हैं जिनके बारे में आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, क्योंकि असल में पूरी लिस्ट इतनी लंबी है जिसे मैं कई घंटों की वीडियो बनाकर भी पूरा नहीं कर सकता। तो इसीलिए मेन चीज पर बात करते हैं और शुरू करते हैं चूहों की आर्मी से। अब ये चूहों की आर्मी वाली घटना मेरे पर्सनल जीवन से जुड़ी हुई है, इसीलिए उसके बारे में पहले बात कर रहा हूँ। समय था जुलाई 2008 का। इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर के फाइनल सेमेस्टर के एग्जाम खत्म हो चुके थे और ऑफिशियली मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर बन गया था। जुलाई की ही 25 तारीख को एक वांटेड नाम की मूवी रिलीज होती है, जिसे मैं अपने 4 दोस्तों के साथ देखने जाता हूँ। उस मूवी में पहली बार मैंने रैट बॉम्ब को देखा था, यानी चूहों को चलता फिरता बॉम्ब बना दिया गया था। अब क्योंकि मेरे लिए ये बिल्कुल नई चीज थी तो मुझे इसके बारे में जानने की बहुत इच्छा हुई। तो मेरे दिमाग में इससे जुड़े हुए बहुत सारे सवाल आने लगे, लेकिन पूछे किससे, क्योंकि ना था अपने पास स्मार्टफोन और ना ही कंप्यूटर। तो अगले ही दिन मैं साइबर कैफे गया और रैट बॉम्ब की जानकारी और उसे बनाने के तरीके को खोजने लगा, लेकिन इंटरनेट पर कोई जानकारी थी ही नहीं। और अब पीछे मुड़ के देखता हूँ तो बड़ी हंसी आती है। मेरे घर से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर हमारे HMT के प्रोफेसर रेंट पर रहते थे। उनका नेचर काफी फ्रैंक था, तो मैंने सोचा क्यों ना उन्हीं से पूछ लिया जाए। और HMT का मतलब होता है हीट एंड मास ट्रांसफर। ये इंजीनियरिंग का एक सब्जेक्ट है। अब मैंने अपने HMT के प्रोफेसर से एक बिल्कुल सीधा सवाल कर दिया कि सर, क्या हम चूहों को बॉम्ब बना सकते हैं, मतलब कैसे बना सकते हैं। और उन्होंने मेरी तरफ घूर के देखा और ये कहा, ये तुम क्या पूछ रहे हो, कैसी चीजों में ध्यान लगा रहे हो, कहाँ से सुना तुमने इसके बारे में। और मैंने उन्हें पूरी कहानी सुना दी और अब मैं आपको वो बताने जा रहा हूँ जो उन्होंने मुझे बताया था। और यही थी मेरे जीवन की वो घटना जिसने मुझे वेपन से जुड़ी हुई हिस्ट्री के बारे में पढ़ने के लिए एक जबरदस्त मोटिवेशन दिया। समय था 1941 का। जर्मनी ने इंग्लैंड का मार मार के भरता बना रखा था। लंदन में रॉयल स्पेशल फोर्स के कमांडर्स की मीटिंग होती है, जहाँ पर ये प्लान बनाया जाता है कि वो मरे हुए चूहों के अंदर बॉम्ब को इम्प्लांट करेंगे। अब जाहिर सी बात है, इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, यहाँ तक कि कोयले पर चलने वाली ट्रेन्स में भी फर्नेस यानी भट्टी का प्रयोग किया जाता है। अब अगर हजारों चूहों में से 1-2 भी इस भट्टी के अंदर चले गए तो ये बॉम्ब की तरह फटेंगे। लेकिन क्या आपको पता है कि मरे हुए चूहे के साथ सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? वो ये कि वो बदबू मारेगा। और यही हुआ। 1-2 बॉम्ब फटने की घटनाओं के बाद ही जर्मनी को ये पता लग गया कि इंग्लैंड ने चूहों के अंदर बॉम्ब को इम्प्लांट किया है। जैसे ही ये बात हिटलर को पता लगी, हिटलर और उसके आर्मी के जनरल्स पूरी तरह से बावले हो गए। उन्हें ये डर सताने लगा कि कहीं इंग्लैंड ने जिंदा चूहों के अंदर भी तो बॉम्ब प्लांट नहीं कर दिए, और अगर ऐसा है तो बॉम्ब कहीं भी हो सकता है। अब जहाँ भी आर्मी कैंप थे, हथियार खाने थे, हर जगह से चूहों को साफ करने का आदेश दे दिया गया। जहाँ भी चूहा दिखाई दे बस उसे मार दो। ये था पहले विचित्र हथियार का इतिहास। अब आगे चलते हैं। अब अगर ब्रिटेन ये सब कुछ कर रहा था तो उसका परम मित्र यानी हथियारों का ठेकेदार अमेरिका खूंखार, वो कैसे पीछे रहता। तो उसने भी एक ऐसा ही हथियार बनाया था, यानी चमगादड़ों की एयरफोर्स। जापान ने अमेरिका की गुद्दी पकड़ रखी थी और पर्ल हार्बर पर अच्छे से रगड़ रखी थी। अमेरिका था बड़ा परेशान और उसने जारी करा एक फरमान कि भैया पूरे देश में अगर कोई भी ऐसी किसी हथियार टेक्नोलॉजी को विकसित कर लेता है जो इस युद्ध पर विराम लगा सके तो वो जल्दी से जल्दी नजदीकी आर्मी सेंटर से संपर्क करे। अब डॉक्टर लायल एडम्स नाम का एक व्यक्ति एक आइडिया देता है कि क्यों ना हम चमगादड़ों के ऊपर बॉम्ब लगाकर जापान के ऊपर छोड़ दें। और ये बात वो उस समय के अमेरिकी राष्ट्रपति की पत्नी एलेनोर रूजावेल्ट से कहता है, जो अपने हस्बैंड को बताती हैं, और प्रेसिडेंट रूजावेल्ट इसे अप्रूवल दे देते हैं, साथ में $2 मिलियन का चेक भी। अब देखो प्लान था ये, क्योंकि चमगादड़ बाकी पक्षियों से तेज उड़ सकता है, ज्यादा भारी वजन लेकर उड़ सकता है, तो ये लोग चमगादड़ को ठंडे तापमान पर रखकर उसे हाइबरनेशन स्टेट में ले जाएंगे। उसके बाद उसके शरीर पर बॉम्ब लगाएंगे और एक बड़े से कैनिस्टर के अंदर रख देंगे। अब जब ये कैनिस्टर ऊपर से गिराया जाएगा, यानी एयरप्लेन से गिराया जाएगा, तो ये चमगादड़ गर्म हवा के संपर्क में
आएंगे, जिससे ये हाइबरनेशन स्टेट से बाहर आ जाएंगे और फिर ये हवा में उड़ते हुए अलग अलग जगह पर जाकर चिपक जाएंगे और जैसे ही ये चिपकेंगे बॉम्ब एक्टिवेट होकर फट जाएगा। अब सुनने में प्लान तो बढ़िया लग रहा है, क्या ही गलत हो सकता है, लेकिन हुआ बहुत कुछ गलत हो गया। सुनो ध्यान से। अब डॉक्टर साहब के कहने पर बहुत सारे चमगादड़ पकड़कर इकट्ठा कर लिए गए और दिन आता है पहले टेस्ट का। इन्होंने हवाई जहाज से लगभग 2-2.5 हजार बैट्स को कैनिस्टर के साथ एयरप्लेन से नीचे गिराया और बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा सोचा था। ये चमगादड़ अलग अलग जगह पर जाकर चिपक गए। इनके ऊपर बॉम्ब अभी तक नहीं लगाया गया था। इस रिजल्ट को देखकर आर्मी को ऐसा लगा ये तो एक परफेक्ट हथियार है और उन्होंने उसी दिन एक और टेस्ट करने का प्लान बनाया कि भाई हम 6 चमगादड़ों के ऊपर बॉम्ब को लगाकर एक छोटा सा टेस्ट करेंगे और यहीं से सारी गड़बड़ शुरू हो गई। जैसे ही चमगादड़ों के ऊपर बॉम्ब लगाकर वो कैनिस्टर के अंदर इनको बंद करने ही वाले थे, चमगादड़ जाग उठे और बॉम्ब को लेकर उड़ गए। कोई हैंगर में घुस गया जहाँ प्लेन खड़े थे, कोई हथियार के डिपो में घुस गया, कोई रिहायशी इलाके में घुस गया, कोई ऑफिस में घुस गया और इन्होंने 2-3 मिनट के अंदर ही पूरा आर्मी स्टेशन ही उड़ा दिया। बाकी बचे हुए बैट्स भी उड़ा दिए। अब आप सोच रहे होंगे ये तो बड़ा नुकसान हुआ। नहीं महाराज, प्रयोग सफल हो गया। आर्मी का बेशक नुकसान हुआ हो लेकिन वो खुश थी। लेकिन एक समस्या आ गई। इसी दौरान अमेरिका मैनहट्टन प्रोजेक्ट के अंडर न्यूक्लियर टेस्ट कर लेता है और जापान पे बॉम्ब गिरा देता है। बस तो उसके बाद बैट बॉम्ब का प्रयोग करने की जरूरत ही नहीं पड़ी और ये अमेरिका की ऑफिशियल स्टेटमेंट है जिसमें मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं है। अमेरिका ने ऑफिशियली ये बात कही है कि उसने बैट बॉम्ब का कभी भी प्रयोग नहीं किया है। अपने को यकीन ना है, बिल्कुल भी नहीं है। आगे चलते हैं। अब बात करते हैं डॉल्फिन की नेवी की। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के बाद अमेरिका और रशिया दोनों को ही ऐसे सैनिकों की जरूरत पड़ी या जासूसों की जरूरत पड़ी जिन पर कोई भी शक ना कर सके और इन दोनों देशों ने ही डॉल्फिन्स को ट्रेन करना शुरू कर दिया। ये वाटर माइंस ढूंढने में एक्सपर्ट थी। इनके पास जबरदस्त इकोलोकेशन की एबिलिटी है। इसे आप डॉल्फिन का सोनार भी कह सकते हो। ये साउंड प्रोड्यूस करेंगी जो किसी चीज से टकराकर वापस आएगा और ये उसका पता लगा लेंगी। अब देखो डॉल्फिन्स को किस तरह से वेपनाइज आज के समय किया जा रहा है, ये जानकारी पब्लिक डोमेन में नहीं है। लेकिन क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के बाद डॉल्फिन्स की नाक पर एक हाइपरडर्मिक निडल लगाई गई थी। आम भाषा में बोलूं तो इंजेक्शन। अब अगर कोई आदमी पानी के अंदर जासूसी कर रहा है तो ये डॉल्फिन उसके पास जाएंगी और सुई घुसाएंगी, जिसके बाद वो रॉकेट की तरह पानी के ऊपर आ जाएगा। अब ये तो वो जानकारी है जो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है। लेकिन डॉल्फिन्स को किस हद तक वेपनाइज किया गया है जो कि आज के समय भी इस्तेमाल हो रहा है, ये जानकारी अभी भी दबी छुपी है। आगे चलते हैं। अब बात करते हैं ऐसे हथियार के बारे में जिसने अकेले 5 करोड़ लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। यानी कि मनुष्य हमसे खतरनाक कोई हो सकता है क्या? सुनो कहानी। अब क्राइमिया के पास ना एक जगह का नाम है काफा, जिसकी हिस्ट्री में अपन लोग नहीं जाएंगे। बस आप इतना समझ लो कि मंगोल साम्राज्य से जानी बैग और इटालियन साम्राज्य से जेनोइज, जैसे भारत में रहने वाले को भारतीय कहते हैं यानी इंडियन कहते हैं, इसी तरह से इटली के जेनोआ में रहने वाले लोगों को जेनोइज कहते थे। तो भैया इन दोनों के बीच में था समझौता कि ना तुम हमें तंग करोगे ना हम तुम्हें तंग करेंगे और दोनों मिलजुल के काम धंधा करेंगे। लेकिन जेनोइज थे क्रिश्चियन और जानी बैग मानता था इस्लाम। दोनों साम्राज्य के लोगों के बीच में आपस में बहस होती ही रहती थी। किसी न किसी बात को लेकर आपस में झगड़े चलते ही रहते थे और एक दिन झगड़ा बहुत बढ़ गया तो जानी बैग ने कहा बस बहुत हुआ, अब मैं इन इटली के छछुंदरों को यहाँ से भगा के ही छोड़ूंगा। और भैया ये अपना तान तमूरा लेकर काफा शहर के बाहर आकर बैठ गया, बहुत बड़ी आर्मी लेकर। इसका था कहना साफ, शहर खाली करो और वापस जाओ, नहीं तो अंदर भूखे ही मर जाओ। अब ना तो कोई शहर में आ सकता था ना ही इससे बाहर जा सकता था। पूरी तरह से शहर को सीज कर दिया गया। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, शहर के पास भी खाने पीने की पूरी सप्लाई थी। अब जानी बेग की जो आर्मी थी उसमें महामारी फैल जाती है। अब ऐसी स्थिति में क्या होता था कि जो सैनिक मर गए उनके शरीर को जला दिया जाता था ताकि बीमारी और लोगों में ना फैले। लेकिन जानी बेग ने ऐसा नहीं किया। वो पुराने जमाने की गुलेल होती ना जिसमें बड़े बड़े पत्थर रख के फेंकते थे, इसने लाशों को उसमें भरा और शहर के अंदर फेंक दिया। अब भैया शहर के अंदर जो आर्मी थी उसने इन लाशों को ठिकाने लगाया, लेकिन ये बीमारी उन लोगों में फैल गई। अब इस बीमारी से होकर परेशान इन लोगों ने शहर खाली कर दिया और पिछले रास्ते से यूरोप में जा पहुंचे और ये बीमारी भी अपने साथ ले गए। इस बीमारी का नाम था बेबोनिक प्लेग, जिसने पूरी दुनिया में 5 करोड़ लोगों को निपटा दिया था, जिसको फैलाने का पूरा श्रेय इंसानी शरीर को जाता है। ये कोरोना भी तो ऐसे ही फैला था, एक इंसान ने दूसरे को, दूसरे ने तीसरे को इन्फेक्शन ट्रांसफर करना शुरू कर दिया और पूरी दुनिया इसके चपेट में आ गई। बेबोनिक प्लेग पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा इंसानों को मारने वाला पेंडेमिक था। किसी देश को बर्बाद करने के लिए उस पर एटम बॉम्ब गिराने की जरूरत नहीं है। किसी इन्फेक्टेड पर्सन को उस देश में पहुंचा दो, कुछ ही हफ्तों में वो देश घुटनों पर आ जाएगा। अब आप समझ पा रहे होंगे कि इंसानी शरीर कितनी खतरनाक चीज है। जरा सोच कर देखिए, जो लोग आत्मघाती हमले कर
करते हैं, मतलब हम तो उड़ेंगे सनम, तुमको भी ले उड़ेंगे सनम, वो वाला जो हिसाब किताब है। और ये बम से उड़ते हैं। तो ऐसे लोग अगर घातक बीमारी को अपने शरीर के अंदर डालकर किसी देश के अंदर घुस जाएं, लीगल इलीगल का मैटर नहीं है, बस घुस जाएं, जो कि ज्यादा मुश्किल नहीं है, तो ये किस तरीके से एक देश को बर्बाद कर सकते हैं, इसका अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है। क्या मिलिट्री ऐसी घातक बीमारियों का इस्तेमाल कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है। कौन कौन से देश इस चीज में एक्सपर्टीज हासिल कर चुके हैं? अमेरिका, रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया और इनके यार दोस्त। क्या इन बीमारियों के खिलाफ कोई बचाव है? नहीं, कोई भी गारंटेड इलाज नहीं है। फिर ऐसी बीमारियों का प्रयोग क्यों नहीं होता? क्योंकि भाई साहब ये वो उड़ता हुआ तीर है जो वापस जाकर उस देश के पिछवाड़े पर भी लग सकता है जिसने उस तीर को छोड़ा है, वहाँ भी तो फैल सकता है इन्फेक्शन। बस यही वो कारण है जिस वजह से अलग अलग देश बायोलॉजिकल वेपन्स का इस्तेमाल करने से बचते हैं, और कोई कारण नहीं है। लेकिन अगर कभी किसी देश को ऐसा लगा कि भैया उसका सफाया कर दिया जाएगा, तो वो बिल्कुल भी ऐसे हथियार चलाने से नहीं हिचकिचाएगा। बाकी मानव इतिहास में और भी बहुत सारे अजीब अजीब हथियारों को बनाने की कोशिश की गई है, कुछ कामयाब भी हुए हैं। अगर उनके बारे में जानना हो तो कमेंट कर देना। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।